हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज की वीडियो जो है वो है क्लास 11th होम साइंस की। इसमें हम शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो भी आपके फाइनल एग्जाम के बनते हैं उनको हम डिस्कशन करेंगे। तो वन शॉट वीडियो है, जितने भी आपके चैप्टर हैं उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे इसके अंदर लिए गए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, गृह विज्ञान की परिभाषा बताइए और इसके विभिन्न क्षेत्रों के बारे में समझाइए। ठीक है ना, गृह विज्ञान की परिभाषा बतानी है और उनके क्षेत्र बताने हैं। तो गृह विज्ञान क्या होता है? गृह विज्ञान का मतलब है सिर्फ घर तक सीमित नहीं होता। ये नहीं कि हम भाई गृह विज्ञान पढ़ रहे हैं इसका मतलब इसमें सिर्फ घर के बारे में पढ़ेंगे, बल्कि एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति को अपने जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनाने में मदद करता है। ठीक है, यानी वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को भी देखता है, यहां तक कि वो वैज्ञानिक पहलुओं को भी देखता है। तो गृह विज्ञान को हम सिर्फ एक ये नहीं कह सकते कि ये घर की बुनियादी चीजों के बारे में हमें अवगत कराता है। तो गृह विज्ञान के 5 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला है मानव विकास, कि मानव का विकास कैसे किया जाए, भोजन और पोषण कैसे किया जाए, कपड़े और पहनावे का क्या स्तर होना चाहिए, संचार में क्या बदलाव आ रहे हैं और किस तरह से जो है संचार को समझना जरूरी है, संसाधन का प्रबंधन किस तरह से करना है। तो ये सारी चीजें जो हैं मुख्य रूप से गृह विज्ञान के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान लड़के और लड़कियों दोनों के लिए जरूरी है, क्यों? देखिए, गृह विज्ञान है, कहा जाता है सिर्फ गृह विज्ञान को लड़कियां पढ़ती हैं, ठीक है ना, लड़कों के लिए नहीं होता है सब्जेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? गृह विज्ञान लड़के और लड़कियों दोनों के लिए जरूरी है क्योंकि यह सिखाता है कि परिवार और समाज की जिम्मेदारियां कैसे निभानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि घर परिवार जो है उसमें दोनों का योगदान होता है, स्त्री का भी होता है, पुरुष का भी होता है। तो दोनों को समझना चाहिए कि भाई एक घर कैसे चलेगा। यह उनके विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना, एक घर परिवार कैसे चलेगा, ठीक है ना, समाज कैसे चलेगा और किस तरह से वो अपना विकास कर सकते हैं। तो ये दोनों के लिए जो है विषय वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वास्तविक स्वयं और आदर्श स्वयं में क्या अंतर होता है? तो वास्तविक स्वयं क्या होता है? व्यक्ति की असली क्षमताएं और गुण जो उसके पास मौजूद हैं उन्हें वास्तविक स्वयं कहते हैं। यानी जो गुण उसके पास पहले से मौजूद हैं, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक गुण। ठीक है, या कह सकते हैं उसे उसकी फैमिली से मिले हुए हैं, या जो उसकी क्षमताएं हैं, जो वो चीजें कर सकता है, वो सारे क्या होते हैं? उसके वास्तविक स्वयं होते हैं। ठीक है ना, उसे पहले से उसके पास होती हैं वो चीजें। और आदर्श स्वयं क्या होता है? ये वे क्षमताएं, वे गुण जो व्यक्ति में होने चाहिए या जिनकी वह इच्छा करता है, उन्हें आदर्श स्वयं कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम सोचते हैं कि भाई हम एक अच्छा इंसान बनेंगे या ऐसा काम करेंगे जिससे घर वालों का नाम रोशन होगा। तो ये क्या होता है? ये आदर्श स्वयं, यानी जैसा व्यक्ति बनना चाहता है। एक तो वो व्यक्ति स्वयं कैसा है और दूसरा वो कैसा बनना चाहता है। ठीक है, तो ये वास्तविक स्वयं और आदर्श स्वयं में अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में स्वयं की भावना के बारे में बताइए। किस अवस्था में किशोर अपने आंतरिक गुणों पर अधिक ध्यान देते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं स्वयं की भावना क्या होती है। किशोर खुद को शांत, भावुक, सच्चा और संवेदनशील के रूप में देख सकते हैं। इस अवस्था में वे बाहरी चीजों की तुलना में अपने अंदरूनी गुणों पर अधिक ध्यान देते हैं और स्वयं का स्पष्ट विवरण नहीं देते हैं। ठीक है, तो स्वयं की भावना का मतलब क्या है कि वो क्या करते हैं? वो अपने आप को अंदरूनी तौर पर देखते हैं, दूसरी चीजों से तुलना करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि भाई वो स्वयं क्या है। तो उसे क्या कहा जाता है? स्वयं की भावना। किशोर अवस्था में स्वयं का विकास कैसे होता है? तो देखिए, स्वयं का विकास लगातार चलता रहता है। ठीक है, यानी जैसे जैसे कोई भी बच्चा होता है वो किशोर अवस्था में जाता है, तो जब जैसे जैसे उसके बुद्धि का विकास होता है तो उसके अंदर स्वयं की जो भावना है वो चलनी शुरू हो जाती है। ये आपस के लोगों से बातचीत करने में, ठीक है ना, जब वो एक समाज में जाता है, लोगों से बातचीत करता है और अपने अनुभवों से सीखने के माध्यम से होता है। ठीक है, एक तो समाज में रह रहा है और वो नई नई चीजों को सीखता है, उसे अनुभव होता है। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है? उसे आत्मबोध होता है, यानी वो स्वयं को समझ पाता है कि भाई वो किस तरह का इंसान है, उसे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। तो इस तरह से किशोर अवस्था में जो होता है वो स्वयं का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहचान के निर्माण पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है ना, तो पहचान के जो निर्माण, जब पहचान के निर्माण की शुरुआत होती है तो उस पर कौन से प्रभाव पड़ते हैं? तो देखिए, जैविक और शारीरिक परिवर्तन सबसे पहले देखने को मिलते हैं। शरीर में हार्मोनल बदलाव और वृद्धि का प्रभाव होता है, यानी जैसे जैसे बच्चा जो होता है वो बड़ा होता चला जाता है तो उसके अंदर क्या होते हैं? उसके शरीर के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। किसकी वजह से आते हैं? हार्मोन की वजह से आते हैं। तो
तो जब हार्मोन की वजह से पहचान, तब उसे क्या होती है, अपनी पहचान मिलती है कि भाई उसे क्या करना है, कैसे करना है। तो एक जैविक रूप से उसका जब शारीरिक परिवर्तन होता है तब उसे पहचान मिलती है। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव, परिवार, मित्र और समाज से मिलने वाले मूल्य और संस्कार, ठीक है ना, परिवार वाले जो भी, जैसे एक बच्चा जब बड़ा होता है तो परिवार वाले उसे बहुत सारी समझ देते हैं ना भाई कि तुम्हें क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। या इसे हम संस्कार भी कहते हैं कि पारिवारिक संस्कार मिलते हैं, उसे बहुत सारी वैल्यू सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से मिलता है, समाज और संस्कृति पर भी जो होता है उसकी पहचान का प्रभाव पड़ता है। भावनात्मक परिवर्तन, आत्मसम्मान, संवेदनशीलता और भावनाओं में ये सारे बदलाव आते हैं पहचान के साथ, ठीक है। उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना बढ़ती है, दूसरों के प्रति संवेदनशीलता भी बढ़ती है, ठीक है ना, भावनाओं में बदलाव आता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो पहचान के साथ विकसित होना शुरू होती हैं। संज्ञानात्मक परिवर्तन आता है, यानी सोचने समझने की क्षमता का विकास हो जाता है, और आत्मविश्लेषण, यानी इस स्थिति में क्या होता है, जैसे ही वो किशोर अवस्था की ओर प्रस्थान करने लगता है एक बच्चा, तो उसके अंदर क्या होता है, सोचने समझने की जो क्षमता होती है विकसित होती है, और वो आत्मविश्लेषण करता है कि मेरे लिए क्या सही है या क्या गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था वह अवस्था है जब किशोर भूमिका संबंधी उलझन और पहचान संबंधी उलझन का अनुभव करता है। उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। तो भूमिका यानी उसकी समाज में क्या भूमिका है, क्या वो अलग पहचान बना सकता है समाज में, तो इन सब उलझन में रहता है जब एक किशोर अवस्था में जो बच्चा आता है, ठीक है। तो समझते हैं इसको। यह वह समय होता है जब किशोरों से उम्मीद की जाती है कि वे बड़े लोगों की तरह व्यवहार करें, लेकिन उन्हें खुद भी कभी कभी छोटा महसूस होता है। वे खुद को इन बदलावों के लिए पूरी तरह तैयार नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लग जाती है तो परिवार वाले कहते हैं ना, अब तू इतना बड़ा हो गया है, तू ऐसे काम करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर जो होता है कुछ ऐसा महसूस होता है कि भाई वो अपने आप को छोटा समझता है, लेकिन लोग उससे क्या होते हैं, ज्यादा उम्मीद कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बदलाव उसको अंदर, यानी वो उलझन में रहता है भाई कि मेरी भूमिका क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। इस स्थिति में सामाजिक अपेक्षाओं, बदलती जरूरतों और अपनी नई पहचान को लेकर उलझन में रहते हैं। ये उलझने उनके आत्मविश्वास में बाधा बन सकती हैं, इसलिए किशोर इस दौर में भूमिका संबंधी उलझन और पहचान संबंधी उलझन का भी सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि भाई हमें क्या करना सही है, क्या करना गलत है, या मेरी भूमिका क्या है समाज के अंदर, या मैं क्या कर सकता हूं। तो ये सारी जो उलझन होती है किशोर की महत्वपूर्ण उलझने होती हैं जब वो किशोर अवस्था में आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था स्वयं की पहचान के लिए कठिन समय होता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो ये सही बात है, जैसे जैसे जो बच्चा होता है वो किशोर अवस्था में कदम रखता है तो उसकी सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि भाई उसकी समाज में और घर परिवार में क्या पहचान है। तो किशोर अवस्था पहचान के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि इसी दौरान व्यक्ति खुद पर अधिक ध्यान देने लगता है, लेकिन वह समय कठिन भी होता है। इससे कुछ कारण इस प्रकार हैं। तो भाई जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो अपनी पहचान जब ढूंढता है तो उसके लिए बहुत समय जो होता है ये कठिन होता है कि उसे क्या करना है भविष्य में अपने। तो इसके प्रमुख कुछ कारण देख लेते हैं। सबसे पहला, पहले पहचान पर ध्यान नहीं। किशोर अवस्था से पहले व्यक्ति ने खुद को पहचानने पर इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो बच्चा था, वो क्या करता था, बस खेलता था, कूदता था, इधर उधर टाइम पास करता था। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होने लगता है तो उसे ये देखना पड़ता है कि भाई कि अब उसे क्या करना है, उसे समाज में क्या पहचान बनानी है। स्थिर पहचान बनाना, इस उम्र में आखिरी वर्षों में व्यक्ति खुद को पहचानने और अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करता है कि मैं कौन हूं, ठीक है। क्योंकि वो कंपेयर करने लगता है आपस में एक दूसरे से, लोगों से, समाज में। तो उसको ये देखता है कि भाई कि मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है। तो ये सारी चीजें भी जो होती हैं उसे थोड़ी परेशान करती हैं, यानी वो स्थिर पहचान बनाना चाहता है समाज में अपनी। बाहरी बदलावों का प्रभाव, इस समय शरीर में तेजी से बदलाव होते हैं और समाज की उपेक्षाएं भी बदलती हैं, जिससे स्वयं की पहचान पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शरीर बड़ा हो रहा होता है, ठीक है। और लोगों की भी उम्मीदें होती हैं कि भाई ये कुछ अच्छा करेगा, और अगर वो अच्छा नहीं कर रहा था तो समाज भी क्या करता है, उसे दोषी ठहराता, भाई इतनी उम्र में तुमने ये तुम्हें ये कर लेना चाहिए था, वो कर लेना चाहिए था, और तुम कर नहीं रहे हो। तो उससे क्या होता है कि बाहरी बदलावों का भी जो होता है एक व्यक्ति की जो किशोर अवस्था होती है उसमें पहचान जो वो बनाना चाहता है उस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, संतुलित आहार की परिभाषा दीजिए कि संतुलित आहार क्या होता है। वह आहार जिसमें अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ सही मात्रा और अनुपात में शामिल हो, जिससे शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व मिले और स्वस्थ बना रहे, उसे संतुलित आहार कहा जाता है, ठीक है। यानी एक व्यक्ति की जो शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जो पोषक पदार्थ, यानी खाने के लिए जो पदार्थ हैं वो पोषक पदार्थ अगर मिल जाए तो वही क्या होगा, उसके लिए संतुलित आहार होगा, ताकि उसका जो शरीर है वो स्वस्थ रहे। तो किन किन चीजों को शामिल कर सकते हैं आहार के अंदर, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, खनिज हो गए, जल हो गया, रेशा हो गया। तो ये क्या होते हैं, संतुलित आहार के प्रमुख जो होते हैं वो तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरडीए और आवश्यकता में क्या अंतर है। तो दो चीजें होती हैं, एक होती है आरडीए और एक होती है आवश्यकता, यानी पोषक तत्व में ये दो चीजें जरूरत होती हैं।
जैसे आरडीए की अगर हम बात करें तो आरडीए का मतलब होता है निर्धारित आहार संबंधी मात्रा। यह पोषक तत्वों की वह मात्रा होती है जो सभी स्वस्थ व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तय की जाती है। यह किसी विशेष व्यक्ति की व्यक्तिगत जरूरत नहीं बताती, बल्कि एक दिशा निर्देश है कि हमें कितने पोषक तत्व का सेवन करना ही चाहिए। ठीक है, यानी निर्धारित आहार संबंधी मात्रा क्या है भाई, एक स्वस्थ व्यक्ति को इतनी मात्रा में पोषक तत्व चाहिए तो उसे हम क्या कहेंगे, निर्धारित आहार संबंधी मात्रा। ठीक है, वहीं जब आवश्यकता की बात करते हैं तो यह आवश्यकता तत्वों की वह न्यूनतम मात्रा होती है जो किसी व्यक्ति के जीवन स्तर, उम्र और लिंग के अनुसार उसके शरीर के लिए जरूरी होती है। यह लगभग आधे स्वस्थ व्यक्तियों की पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तय की जाती है। ठीक है, तो आवश्यकता क्या है, आवश्यकता वो है कि भाई देखना पड़ेगा ना व्यक्ति की उम्र क्या है, लिंग क्या है, ठीक है, या उसका शरीर कैसा है, तो उसके आधार पर, आवश्यकता के आधार पर वो पोषण, जो भी पोषक तत्व होता है वो लेता है, तो उसे क्या कहा जाता है, आवश्यकता कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि आहार आहार जो संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, इसकी योजना करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो संतुलित आहार हमने समझ ही लिया था कि भाई पोषक तत्व जो है संपूर्ण मात्रा में एक स्वस्थ शरीर को चाहिए होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, संतुलित आहार कहा जाता है। ठीक है ना, तो वह आहार जिसमें अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थों की सही मात्रा में शामिल हो, जिससे शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व मिले और अच्छा स्वास्थ्य बना रहे, उसे संतुलित आहार कहा जाता है। संतुलित आहार की योजना बनाते समय क्या ध्यान देना चाहिए हमें, तो हमें ध्यान देना चाहिए सबसे पहले कि इसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए, यानी अलग अलग प्रकार के खाद्य, एक जैसा नहीं, अलग अलग प्रकार के, हमने देखा था ना, वसा हो गया, विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, जल हो गए, रेसे हो गए, तो इन सबकी अलग मात्रा को हमें खाद्य में शामिल करना चाहिए। तो सभी खाद्य समूहों का संतुलित उपयोग किया जाए जिसमें सभी पोषक तत्व शामिल हो, पोषक तत्व सही अनुपात में हो और अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा भी उपलब्ध हो। ठीक है, यानी कि हमें संतुलित मात्रा में लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में लेगा तो उससे हमारे शरीर में क्या होता है, नुकसान भी हो सकता है। ये अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करें, उम्र के अनुसार यह शरीर के वजन को संतुलित रखें। ठीक है, तो इस तरह से हमें जब भी हम संतुलित आहार लेते हैं तो ये योजना बनाकर ही संतुलित आहार लेना चाहिए। किशोर अवस्था में खाने पीने की गलत आदतें कौन कौन सी होती है, विस्तार से लिखिए। किशोर अवस्था में खानपान से जुड़ी गलत आदतों पर ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि इस उम्र में मुख्य रूप से दो प्रकार की गलत आदतें बनती हैं। ठीक है ना, किशोरों में क्या होता है भाई कि वो खान पीने की गलत आदतें के आदी हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, उनका शरीर जो होता है वो काफी खराब हो जाता है, फैट वगैरह की समस्याएं आ जाती हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए भाई, जो गलत आदतें हैं उनको हमें नहीं अपनाना चाहिए। इनमें पहला आता है एनोरेक्सिया नर्वसा। यह समस्या किशोरों में अधिक देखी जाती है। यह इस अवस्था में किशोर अपनी पहचान को लेकर भ्रमित रहते हैं और अपनी शारीरिक बनावट को लेकर ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। ठीक है ना, तो खान पीन के कारण क्या होता है, तो एनोरेक्सिया जो एक नर्वेसा होता है, इसमें क्या होता है, जो किशोर होता है वो अपनी पहचान को लेकर भ्रमित होता है और अपने शरीर की बना, जैसे कहता है ना भाई कि मैं ज्यादा मोटा हो गया हूँ, ठीक है, समस्याएं, मुझे खाना पीना कम करना चाहिए, तो ये कुछ समस्याएं आती हैं किशोरों को। उन्हें हमेशा लगता है कि मोटे हो रहे हैं, जिसमें वे आत्मविश्वास खो देते हैं और कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। ठीक है ना, अत्यधिक वजन कम होने के कारण वह घातक भी हो सकता है। तो उनको लगता है भाई हम ज्यादा खा रहे हैं, जैसे हम ज्यादा मोटे हो रहे हैं, तो वो डाइटिंग वगैरह शुरू कर देते हैं, और इससे क्या होता है, धीरे धीरे डाइटिंग कम करने से, क्योंकि उनके शरीर की मात्रा थोड़ी हैवी होती है, उनको खाना थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, एकदम से खाना छोड़ देते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, उनके शरीर पर इसका बैड इफेक्ट पड़ता है और उनका वजन एकदम से कम होने लगता है, जो उनके शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। नेक्स्ट आता है बुलिमिया। यह खानपान से जुड़ा विकार है जिसमें व्यक्ति अपनी शारीरिक बनावट से असंतुष्ट रहता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, व्यक्ति अपने जो शारीरिक बनावट है उससे असंतुष्ट रहता है, वह बार बार ज्यादा खाता है और फिर उल्टी करके भोजन बाहर निकालने की कोशिश करता है। उसको लगता है ना भाई कि मैं बहुत ज्यादा दुबला पतला हूं, अगर मैं खाऊंगा पीऊंगा तो मेरा शरीर अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसकी पाचन क्षमता जो होती है उतनी मजबूत नहीं होती कि वो उससे ज्यादा खाना खा सके। ठीक है ना, तो जब वो ज्यादा खाना खाता है तो खाना क्या होता है, उल्टी के रूप में बाहर आता है, और जिससे वजह से उसके शरीर में काफी कमजोरी वगैरह भी होती है। ठीक है ना, इसके दुष्परिणाम भी हो जाते हैं, जैसे शरीर में कमजोरी, किडनी खराब होना, हृदय गति का असामान्य होना और दांतों का विकार होना। तो ये क्या होता है, घातक बीमारी का भी रूप ले लेता है। ठीक है, इन समस्याओं से बचने के क्या उपाय हैं, इन समस्याओं से हम कैसे बच सकते हैं, तो किशोरों को अपनी शारीरिक बनावट से संतुष्ट रहना चाहिए। ठीक है, यानी दिमाग में ये सब चीज नहीं लानी चाहिए कि भाई मैं ज्यादा मोटा हूं या ज्यादा पतला हूं। ठीक है, ये चीज नहीं दिमाग में लानी चाहिए। स्वयं को आदर करना और आत्मविश्वास बनाए रखना, यानी आप जैसे हो, ठीक है ना, उसका आदर करो। ठीक है, आत्मविश्वास बनाए रखो।
संतुलित आहार लेना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में फाइबर रेशे का सेवन करना चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और शारीरिक रूप से सक्रिय रहना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है समस्याएं हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नियोजन प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित समझाइए। तो नियोजन क्या होता है? नियोजन का मतलब होता है हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका सही उपयोग करके अपने लक्ष्यों को पूरा करने की योजना बनाना। यानी जितने संसाधन हैं उतने ही संसाधन में जो लक्ष्य हैं उनको हमें क्या करना है, एक सही अवसर पर उन्हें पूरा करना है। तो वो क्या होता है? नियोजन होता है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में नौकरी करना चाहता है तो उसे पहले ये योजना बनानी होगी कि कंपनी में नौकरी कब मिलेगी, निकलेगी। ठीक है, वो देखता रहेगा, योजना रहेगी उसकी, नौकरी के लिए क्या क्या योग्यताएं जरूरी हैं उनको पूरा करेगा, उन योग्यताओं को कैसे हासिल किया जाए ये देखेगा। इस तरह यह योजना बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो समझ गए, योजना का मतलब होता है भाई कि जो आपके पास संसाधन है और जो आपके लक्ष्य हैं उनको क्या करना है, आपको उस समय में हासिल करना ही क्या कहता है, एक नियोजन होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए संसाधन प्रबंधन क्यों आवश्यक है? संसाधन प्रबंधन प्रक्रिया के नियोजन के चरणों को समझाइए। ठीक है, तो हमने देखा था भाई संसाधन की जरूरत होती है, संसाधनों से हम क्या करते हैं, नियोजन करते हैं। तो संसाधन का जब हम नियोजन करते हैं तो उनके प्रबंधन के लिए कितने चरण होते हैं उनको समझाना है इसके अंदर। तो नियोजन प्रक्रिया यह तय किया जाता है कि कौन सा कार्य करना है, कैसे करना है और किस तरीके से करना है। इसमें कार्यविधि का भी चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो नियोजन में जो आपका संसाधन प्रबंधन है उसके लिए देखना पड़ेगा ना भाई कि जो आपके पास संसाधन है उसमें आपको कैसे करना है उस चीज को और किस तरीके से करेंगे वो सही रहेगा। ठीक है ना, और कार्य अवधि का भी ध्यान रखना पड़ेगा भाई, कौन कौन सी कार्य अवधि को हमने चुनना है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो नियोजन के चरण देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो नियोजन के निम्नलिखित चरण हैं और जिन्हें आयोजक की भूमिका बुनियाद भी कहा जाता है। ठीक है ना, अगर हमें कोई भी किसी भी काम का नियोजन करना है या आयोजन करना है तो उसके लिए इन जो 5 चीजों की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे पहले समस्या को पहचानना। ठीक है ना, कि सबसे पहले यह समझना कि समस्या क्या है। ठीक है ना, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं और कोई भी अगर हमें समस्या है, अगर वो काम करने में बार बार समस्या आ रही है तो सबसे पहले हमें यही सोचना पड़ेगा ना भाई, जब ये समस्या आएगी तो इस समस्या का हल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो समस्या को पहचानना, विभिन्न विकल्पों को पहचानना कि भाई अगर समस्या आ गई तो समस्या को हल करने के लिए संभावित तरीके भी आपके पास होने चाहिए। उचित विकल्प का चयन करना, यानी जो आपके पास तरीके उन तरीकों में सबसे अच्छा जो समाधान है उनको चुनना और उस पर कार्य शुरू करना चाहिए। योजना को कार्यान्वित करना चाहिए, यानी चुनी गई योजना को अमल में लाना चाहिए। यानी कि आपने योजना बनाई और कुछ कमियां आ गई तो कह दो नहीं यार इसमें तो कमी आ रही है, उसको छोड़ दो। ठीक है, उस पर अमल करना जरूरी है। परिणामों को स्वीकार करना, योजना के परिणामों का मूल्यांकन करना और उसे अपनाना। अगर कुछ कमियां आ रही हैं तो क्या करना, पहले उसका मूल्यांकन करना कि भाई हमने योजना बनाई थी उसमें ये कमी क्यों आई, उसका मूल्यांकन करेंगे और दोबारा से फिर हम उसको ठीक करके और उस काम को करेंगे। ठीक है, तो ये नियोजन के चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधनों में क्या अंतर होता है? तो देखिए प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं वो प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, यानी जो प्रकृति से मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे पेड़ हो गए, पौधे हो गए, जलवायु, ये सारे क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं। ठीक है, सामुदायिक संसाधन कौन से होते हैं? ये संसाधन किसी भी व्यक्ति को समुदाय का हिस्सा होने पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर वो किसी समुदाय का हिस्सा होगा तभी मिलेगा। जैसे सड़कें हो गई, पार्क हो गया, अस्पताल हो गया, लाइब्रेरी हो गई। ठीक है, अगर मान लीजिए जो सड़कें हैं, अगर आप आपके गली में सड़कें वगैरह बनी हुई है तो वो क्या हो गया, एक सामुदायिक हिस्सा होता है ना, वो सबकी होते हैं। पार्क बनाया गया है, मान लीजिए अगर एक निजी पार्क है तो और उसमें जो जिसकी एंट्री अलाउड होगी, ठीक है ना, जिस समुदाय की एंट्री होगी वही जा सकता है। अस्पताल वगैरह में भी, जैसे सरकारी में तो हर कोई जा सकता है लेकिन प्राइवेट में वही जाएगा भाई जिसके पास पैसे वगैरह हैं। ऐसे लाइब्रेरी वगैरह होती है, तो ये सारी चीजें होती हैं सामुदायिक होती हैं। ठीक है ना, तो ये इनमें हर कोई नहीं जा सकता, ये सबकी नहीं होती हैं। ठीक है, इनके लिए जो इनका जो निजी हक नहीं होता इस पर। ठीक है ना, ये एक समुदाय तय करता है किसका है किसका नहीं है। ये सभी लोगों के लिए समान रूप से उपलब्ध होते हैं और इसका उपयोग व्यक्ति की पसंद पर निर्भर करता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये व्यक्ति के पसंद पे, भाई इसको क्या पसंद है, पेड़ पौधे पसंद है, जलवायु, ये सारी चीजें पसंद है, तो वो उस स्थान पे भी जाता है। ये मानव निर्मित गैर मानवीय संसाधन हो सकते हैं और इनकी देखभाल की जिम्मेदारी पूरे समुदाय की भी हो सकती है। ठीक है ना, पूरा समुदाय को भी देखना पड़ता है भाई ये चीज सही है कि नहीं। जैसे पार्क वगैरह हो गए, सड़कें, तो रख रखाव किसकी जिम्मेदारी होती है, ये सामुदायिक रूप से सबकी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसाधन प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? संसाधन प्रबंधन के 2 चरणों को उदाहरण सहित बताइए। ठीक है ना, तो हमारे पास जो संसाधन है उनका प्रबंधन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये प्रबंधन जो होता है वो 2 चरणों में होता है। सबसे पहले समझते हैं संसाधन प्रबंधन क्या होता है। हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध है उनका सही उपयोग करना। जैसे कुछ लोग धन
के सही तरीके से खर्च करके उसे बचाते हैं, जबकि कुछ लोग बिना सोचे समझे धन खर्च करके उसे बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, वही बात है भाई, संसाधन तो सबके पास होते हैं, लेकिन उसका प्रबंधन कौन करके उसका ज्यादा फायदा उठाता है, ये निर्भर करता है उस व्यक्ति के कार्य प्रणाली पे कि भाई वो कैसे उसका प्रबंधन कर रहा है। तो संसाधन प्रबंधन के दो चरण होते हैं, पहला आयोजन और दूसरा जो होता है वो कार्यान्वयन होता है। ठीक है ना, कार्यान्वयन होता है मतलब कार्य करना, और आयोजन का मतलब होता है उसकी आयोजना का आयोजन बनाना। यह एक प्रक्रिया है जिसमें योजनाओं को प्रभावी तरीके से पूरा किया जाता है, यानी आपने जो भी योजनाएं बनाई थी तो उनका क्या करना होता है, आपको आयोजन करना होता है। इसमें सभी आवश्यक संसाधनों को इकट्ठा किया जाता है ताकि लक्ष्य पूरा किया जा सके। तो जिन भी चीज की आवश्यकता होगी वो सब चीजें ली जाएंगी, ताकि जो भी हमने लक्ष्य रखा है, जो भी हमारा आयोजन है, उसको हम क्या कर सके, पूरा कर सके। उदाहरण मान लीजिए वार्षिक उत्सव के लिए स्थान ढूंढना। ठीक है ना, आपको क्या करना भाई, एक एनुअल ईयर बनाना है तो उसके लिए आपको एक जरूरत पड़ेगी एक जगह की, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी संसाधन हैं और जो भी आवश्यक चीजें हैं उनको क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। बैठने के लिए कुर्सियों और खाने की व्यवस्था करना। ठीक है ना, अतिथियों के प्रबंधन की योजना बनाना, उस समय होने वाले कार्यक्रम को तय करना, सजावट के लिए सामान की व्यवस्था करना। तो ये सब क्या होता है, आयोजन होता है। ठीक है, जो आप पहले से तय करते हैं, जो भी संसाधन है उन संसाधनों को लेकर, ठीक है ना, एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य को क्या करते हैं, आप पूरा करते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, आयोजन। फिर आता है आपका कार्यान्वयन, यानी कैसे उसको पूरा किया जाए। तो इसमें बनाई गई योजनाओं को वास्तव में पूरा किया जाता है। ठीक है ना, जो भी आयोजन करा जा रहा है उसका जो भी नियोजन था उसको हम क्या करते हैं, पूरा करते हैं। उदाहरण, जब वार्षिक उत्सव का दिन आता है और सभी योजनाएं अमल में लाई जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, कार्यान्वयन कहते हैं। ठीक है ना, कार्य को क्या किया गया, अच्छे से अमल किया गया, पूरा किया गया। ठीक है, तो ये दो चरण होते हैं संसाधन प्रबंधन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसाधनों को तीन विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत करें और प्रत्येक की परिभाषा एवं उदाहरण दें। संसाधनों को तीन प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला जो है मानव और गैर मानव संसाधन। तो मानव संसाधन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये संसाधन किसी कार्य को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, जैसे मान ली ज्ञान होगी, ऊर्जा, कौशल, श्रम, ये सारे क्या होते हैं, मानव संसाधन होते हैं। यानी आपको कोई भी काम पूरा करना है तो इन संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा की, कौशल की, श्रम की। ठीक है, तो ये मानव संसाधन के अंदर आ जाते हैं आपके। दूसरा आता है आपका गैर मानव संसाधन। ये भौतिक संसाधन होते हैं जो हमारी जरूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं। ठीक है, जैसे धन हो गया, जमीन हो गई, वस्त्र हो गया, रेस्टोरेंट, उपकरण हो गए। तो ये क्या करते हैं, भौतिक संसाधन होते हैं जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, ये कार्य को पूरा करते हैं और ये जरूरतों को पूरा करते हैं। अगला देखते हैं, अगला जो हमारा होता है वो होता है व्यक्तिगत और साझे संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं, ये वे संसाधन किसी व्यक्ति के अपने होते हैं और उसकी जरूरतों से जुड़े होते हैं। ठीक है ना, तो ये किसी व्यक्ति के क्या होंगे, अपने होंगे, क्योंकि व्यक्तिगत की बात कर रहा है। जैसे आपका घर हो गया, पैसा हो गया, कपड़े हो गए, तो ये क्या होते हैं, आपकी व्यक्तिगत यानी अपने होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन। साझे संसाधन क्या होते हैं, ये संसाधन किसी विशेष व्यक्ति के नहीं होते बल्कि कई लोगों द्वारा साझा किए जाते हैं। ठीक है, जैसे परिवहन सुविधाएं, बिजली, पानी की आपूर्ति कौन करती है, सरकारें करती है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, साझे संसाधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन होते हैं। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो प्रकृति में स्वतः उपलब्ध होते हैं और सभी के लिए समान रूप से सुलभ हैं, जैसे पेड़ हो गए, पेड़ पौधे, जलवायु। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, प्राकृतिक रूप से हैं और ये स्वतः उपलब्ध हो जाते हैं। आप नहीं करना चाहेंगे फिर भी आप करेंगे इसका उपयोग। ठीक है, ये स्वतः उपभोग होते हैं। सामुदायिक संसाधन वे संसाधन जो किसी समुदाय का हिस्सा होने पर उपलब्ध होते हैं, ये सरकारी या गैर सरकारी भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा था सड़कें, पार्क, अस्पताल, पुस्तकालय, तो ये या तो आप ये तो सरकारी होंगी या गैर सरकारी होंगी या निजी होंगी। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये स्वामित्व के आधार पर हो सकते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, सामुदायिक, क्योंकि इसका जो खर्चा होता है एक समुदाय उठा रहा होता है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सामुदायिक जो होता है संसाधन कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपड़ा उत्पादन में बुनाई का क्या महत्व है, ताना बाना और शेडिंग को समझाइए। ठीक है ना, जो कपड़े की बुनाई होती है उसमें इन तीनों का क्या महत्व है। तो बुनाई वस्त्र निर्माण की एक मुख्य और सबसे पुरानी विधि है। यह तकनीक कताई धागा बनाने से भी पहले की है। समय के साथ मनुष्यों ने कई तरह के करघों, लूम का विकास किया है जिन्हें पहले हाथ से चलाया जाता था और उन्हें हथकरघा कहा जाता था। आज के समय में आधुनिक पावर लूम, मशीनें, करघे इन पारंपरिक हथकरघाओं के उन्नत रूप हैं। ठीक है, तो कपड़ा उत्पादन का मतलब होता है, पहले देखिए बुनाई से कपड़ा जो होता था वो बनाया जाता था। ठीक है, हाथों से ये सारी चीजें होती थी, धागे वगैरह नहीं होते थे, तो हाथों से इन सब चीजों को किया जाता था। ठीक है, लेकिन समय के साथ जैसे प्रौद्योगिकी में बदलाव आया है तो इन सब चीजों की जगह किसने ले ली है, हाथों की जगह मशीनों ने ले ली है।
ठीक है। तो ताना समझते हैं क्या होता है, करघे के पिछले भाग से आगे तक लंबवत बिछाए गए समांतर धागों को ताना कहा जाता है। ठीक है, यानी क्या होता है, जो करघे होते थे ना, पहले करघे होते थे और उसमें क्या होता था, ऐसे धागा बांध दिया जाता था, तो लंबवत बिछाया जाता था ताकि क्या करे, वो धागे को क्या कर सके, ऐसे गोल घुमा के और क्या कर सके, एक धागा बनाया जा सके। बाना क्या, ताने के आर पार बुने जाने वाले धागों को बनाना बाना कहा जाता था, यानी कि जो ताने आर पार जो होते थे ना, बुने जाते थे। ठीक है, ताने के आर पार जो ताना होता था ये, उसके आर पार जो भी धागा बुना जाता था उसे क्या कहा जाता था, बाना कहा जाता था। शेडिंग, जब करघे पर ताने के धागे के ऊपर नीचे किया जाता था और उसे बाने के धागे पर आर पार बुने जा सके, उसे शेडिंग कहते थे। ठीक है, तो शेडिंग का मतलब होता है ये धागा बनाने की प्रक्रिया है तीनों। ठीक है, ताना, बाना और शेडिंग जो है एक तरह से पहले जो था हाथों से जो उत्पादन किया जाता, बुनाई करी जाती थी, तो एक तकनीक होती थी, ये 3 तकनीक थी। ऊनी रेशों की वस्त्रों के लिए उपयोगिता का उल्लेख करें। ठीक है, ऊनी जो रेशे के वस्त्र होते हैं उनकी उपयोगिता क्या है। ऊनी रेशों के वस्त्रों की उपयोगिता इस प्रकार है। ऊनी वस्त्र ताप के कुचालक होते हैं, इसलिए इन्हें सर्दियों में पहना जाता है। ठीक है ना, तो ऊनी जो वस्त्र होते हैं वो क्या करते हैं, हमें ठंडी से बचाते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, सर्दियों में पहनते हैं इसको, वो गर्म रखते हैं। इन कपड़ों में सिलवटें नहीं पड़ती हैं। ठीक है, तो इनमें सिलवटें नहीं आती, इन्हें कम धोना पड़ता है और कम इस्त्री करने की जरूरत होती है। ऊनी वस्त्रों को विशेष रसायनों द्वारा सिकुड़न रोधी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आजकल तो टेक्निक आई है, नई रसायन तकनीकें हैं जिनको हम सिकुड़न रोधी बना सकते हैं। विशेष परिष्करण से इन्हें कीड़ों से बचाने में मदद मिलती है, जिससे इनका रखरखाव आसान हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी नई तकनीकें आ गई हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, इनको परिष्करण कर सकते हैं ताकि कीड़े वगैरह ना लगे। ठीक है, तो ऊनी वस्त्र जो होते हैं ये इनकी उपयोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशम के वस्त्रों के लिए उपयोगिता का उल्लेख करें। यानी रेशम के जो रेशे होते हैं तो वस्त्रों के लिए उनकी उपयोगिता क्या है। तो रेशम एक सुंदर, आकर्षक, कोमल और महंगा वस्त्र है, इसलिए इसे खास मौके पर पहना जाता है। यह ताप का कुचालक होता है, इसलिए इसे सर्दियों में अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, ताप का कुचालक है। रेशम की कढ़ाई, सिलाई आदि करना मुश्किल होता है, इसलिए यह महंगा होता है। ठीक है, तो ये महंगा है। इसकी चमक और मुलायम बनावट इसे आकर्षक बनाती है, यानी दूर से ही चमकता है और छूने में मुलायम होता है, तो इसलिए इसको इसको हम देखते हैं तो ये आकर्षित करता है अपनी तरफ। ठीक है ना, एक अच्छा सुंदर दिखाई देता है ये। रेशमी वस्त्रों पर रंग आसानी से चढ़ता है और ये लंबे समय तक चमकदार बने रहते हैं। ठीक है, तो इनमें चमक ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए भी लोग क्या करते हैं, इसको खरीदते हैं। ठीक है, और लंबे समय तक भी चलता है ये। इनमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं, जिससे इन पर ज्यादा इस्त्री करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो इनको क्या है, प्रेस वगैरह करने की जरूरत नहीं होती, सिलवटें वगैरह नहीं पड़ती, ऐसे ही मुलायम भी होते हैं और देखने में आकर्षक भी होते हैं, चमकदार भी होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी विशेषताएं हैं रेशम के रेशों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशे को सूत में परिवर्तित करने के चरण बताइए। यानी जो रेशे होते हैं उनको हम सूत में कैसे परिवर्तित करते हैं, धागा कैसे बनाते हैं उसे। तो रेशे को सूत में बदलने के मुख्य चरण इस प्रकार हैं। सबसे पहले सफाई की जाती है इनकी रेशों की। प्राकृतिक रेशों में बीज, धूल, टेढ़े मेढ़े रेशे और अन्य अशुद्धियां होती हैं, इन्हें हटाकर रेशों को अलग किया जाता है और लंबा किया जाता है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, इसको जो भी इनमें वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको निकालते हैं, उसके अंदर से जो भी अशुद्धियां होती हैं उनको हटा दिया जाता है और फिर इन्हें हटाने के बाद क्या किया जाता है, इन्हें लंबा बिछाया जाता है। ठीक है, लंबा करके रखा जाता है। फिर उसके बाद पूनी बनाया जाता है, इसमें रेशों को खोलकर सीधा किया जाता है। इस प्रक्रिया को कॉम्बिंग, झड़ना और कार्डिंग, धुनना कहते हैं। ठीक है, फिर उनकी क्या होती है, धुनाई होती है, उनको झाड़ा जाता है अच्छे से, फिर उनको धुनते हैं। ठीक है ना, धुनना मतलब पीटा जाता है उनको। फिर तंतुकरण, तानना और बटना होता है। रेशे को लंबे तंतुओं में बदलने के बाद आवश्यक आकार में ढाला जा सकता है। ठीक है ना, इस प्रक्रिया को तानना और तंतुकरण कहते हैं। ठीक है ना, उसको किस रूप में ढालना है वो देखा जाता है। समान मोटाई लाने के लिए रेशों को जोड़ा जाता है और धीरे धीरे ताना जाता है। ठीक है, अगर मान ली उसकी थोड़ी हमें उस मोटाई ज्यादा चाहिए तो उनको क्या करा जाता है, एक साथ इकट्ठा करके उनको ताना किया जाता है ताकि उनकी मोटाई जो है थोड़ी बढ़ाई जा सके। इस प्रक्रिया में मशीनों का उपयोग किया जाता है ताकि सूत मजबूत और बेहतर बने। ठीक है, तो आजकल मशीनें आ गई तो मशीनों से ये चीज करी जाती है। अंत में काता गया सूत तैयार कर लिया जाता है और इसे गट्ठे, कॉप्स या रोलर में लपेट दिया जाता है। ठीक है ना, तो आपने देखा है जो आपके धागे आते हैं वो लपेटे हुए आते हैं ना, रोलर, तो उसमें क्या होता है, इसको लपेट के फिर रख दिया जाता है। ठीक है, तो ये 3 विधियां हैं रेशों को जो है सूत में कन्वर्ट करने की, यानी धागे में कन्वर्ट करने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वस्त्रों में परिष्करण का महत्व बताइए। वस्त्र जो होते हैं उसमें परिष्करण का महत्व क्या है। तो देखिए, वस्त्र निर्माण प्रक्रिया के बाद कपड़ों की बाहरी सुंदरता और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अंतिम प्रक्रिया की जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, परिष्करण कहते हैं। यानी जब कपड़े पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं, उनकी गुणवत्ता और सुंदरता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, परिष्करण किया जाता है।
कताई और बुनाई के बाद बनने वाला कपड़ा असंसाधित ग्रे वस्त्र होते हैं जो गंदा, खुरदुरा और अनाकर्षक दिखता है। इसमें रोए और गांठें होती हैं जिससे वे पहनने या उपयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए क्या किया जाता है, पहले उसका परिष्करण, यानी जब बन के तैयार होता है कपड़ा तो उसको परिष्करण की प्रक्रिया से गुजरना होता है जिससे वो क्या बन सके, सुंदर और आकर्षक, और उसमें कोई कमी ना रह जाए। इन सब चीजों का क्या होता है, उसमें ध्यान रखा जाता है। परिष्करण का महत्व क्या है, बिना परिष्करण के ऐसे कपड़ों को कोई खरीदना नहीं चाहेगा। ठीक है ना, जो देखने में अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है, धागे वागे निकले रहेंगे तो उनको कोई खरीदेगा नहीं। परिष्करण से कपड़े को आकर्षक और उपयोगी बनाया जाता है, यानी दूर से देखने में चमकदार लगता है, ठीक है ना, अच्छा दिखता है, तो इसलिए ये उपयोगी ज्यादा लगता है। उपभोक्ताओं की पसंद के अनुसार वस्त्रों को बेहतर लुक और गुणवत्ता दी जाती है। ठीक है, जैसे आपने देखा बहुत सारी डिजाइनर चीजें होती हैं आजकल, तो जो लोगों को पसंद होती है, मार्केट में जो चल रहा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या दिया जाता है, इसके अंदर लुक और उसकी गुणवत्ता को बनाया जाता है। ठीक है, तो ये परिष्करण का महत्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपग्रह प्रौद्योगिकी के लाभों को विस्तार से बताइए। ठीक है ना, जो उपग्रह प्रौद्योगिकी है उसके लाभ क्या है। उपग्रह प्रौद्योगिकी के लाभ, सुदूर संवेदन, रिमोटिक सेंसिंग, दूर स्थित वस्तुओं को निगरानी और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, सैटेलाइट से क्या होता है, हम एक जगह बैठ के बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। इससे जानकारी जल्दी और बार बार एकत्र की जाती है। ठीक है ना, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, एक जगह बैठकर जितनी आपको जानकारी चाहिए, जितनी बार जानकारी चाहिए वो आपको मिल जाती है। ये प्राकृतिक संसाधनों, मौसम, कृषि और पर्यावरण की स्थिति को मापने और उनके चित्र लेने में सहायक होते हैं। ठीक है, क्योंकि सैटेलाइट होते हैं, ये ऊपर हमारे पृथ्वी के ऊपर लगे होते हैं। ठीक है ना, तो पृथ्वी के ऊपर होते हैं तो वहां से मौसम की जो जानकारी होती है या कृषि, पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उनको चित्रित करता है और बताता है कि भाई इन कमियों को कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो ये एक आसान तरीका होता है मौसम को समझने के लिए या कृषि और पर्यावरण को समझने के लिए। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, काफी काम में आते हैं उपग्रह संचार जो होता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग भारतीय अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम में किया गया था। ठीक है, तो भारत में भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का काफी है, सैटेलाइट आपने देखा ही होगा, छोड़े जाते हैं कई सारे अंतरिक्ष में। ठीक है, जिनका काफी फायदा भी होता है। तो अंतरिक्ष विकास की परियोजनाओं में भारत के ये शामिल है। बेहतर दूरसंचार प्रणाली उपलब्ध कराता है, इससे भारत के वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ सकता है। ठीक है ना, तो भारत की बहुत सारे सैटेलाइट हैं, ठीक है, अंतरिक्ष में, जिससे भारत की प्रतिस्पर्धा भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी बढ़ी हुई है। दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में विकास में सहायक होते हैं। ठीक है ना, जो दूरस्थ और पिछड़े इलाके जहाँ पर ये सारी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं या कोई समस्याएं आ जाती हैं, तो इससे क्या करता है, इससे क्या किया जाता है, उनको हल किया जा सकता है और विकास के लिए क्या होते हैं, काफी महत्वपूर्ण होते हैं। सटीक और तेज संचार होने से अनावश्यक यात्रा की जरूरत कम हुई है और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार हुआ है, जिससे ऊर्जा और संसाधनों की बचत होती है। ठीक है ना, क्योंकि भाई ये सटीक चीजें होती हैं, सैटेलाइट से डायरेक्ट व्यू दिखता है हमें, बहुत सारी चीजें देखती हैं और संचार व्यवस्था को भी बड़ी जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देती हैं, सूचनाओं को बड़े आराम से एक स्थान से दूसरे तक पहुंचा देती हैं। तो जिससे क्या होता है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं पड़ता, समय की बचत होती है, संसाधन की बचत होती है और ऊर्जा की भी बचत होती है। ठीक है, तो ये उपग्रह जो हमारी प्रौद्योगिकी है उसके लाभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संबंध इंद्रियों की संख्या के आधार पर संचार का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो देखिए, संचार के प्रकार और उदाहरण देख लेते हैं इनके। तो सबसे पहले देखते हैं श्राव्य। ठीक है, श्राव्य जो होते हैं वो सुनने से संबंधित होते हैं, जिसमें आपका रेडियो आ गया, श्राव्य रिकॉर्डिंग हो गई, सीडी प्लेयर, व्याख्यान, लैंडलाइन, मोबाइल फोन, ये सारे क्या होते हैं, श्राव्य, यानी जिससे आप क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। दूसरा आपका आता है दृश्य, देखने से संबंधित होता है, संकेत या प्रतीक हमें इसमें दिखाई देते हैं। मुद्रित सामग्री हो गई, ठीक है ना, चार्ट हो गए जो बनाए जाते हैं, पोस्टर वगैरह हो गए। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, दृश्य होते हैं। ठीक है, इनको हम सिर्फ क्या सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, सुन नहीं सकते, देख सकते हैं और उस पर क्या कर सकते हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं। तीसरा जो आता है आपका दृश्य और श्राव्य दोनों होता है, यानी देखने और सुनने दोनों से संबंधित होता है, जैसे टेलीविजन हो गया, वीडियो फिल्में हो गए, मल्टीमीडिया वगैरह जो भी आजकल चल रहे हैं, इंटरनेट वगैरह हो गए, तो ये सारे क्या होते हैं, दोनों माध्यम होते हैं। ठीक है ना, तो श्रवण इंद्रियों की संख्या 3 होती है। ठीक है, तो ये इनके उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी विद्यार्थियों के लिए वरदान है या अभिशाप, अपने शब्दों में लिखिए। यानी जो सूचना प्रौद्योगिकी आज के समय में चल रही है, क्या ये विद्यार्थियों के लिए सही है या गलत है। तो सूचना प्रौद्योगिकी विद्यार्थियों के लिए वरदान है, ये कह सकते हैं हम। देखिए, कोविड-19 महामारी के दौरान विद्यार्थियों ने घर से ही ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त की, जो सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से ही संभव हो पाया। तो कह सकते हैं ना ये वरदान है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे थे तो उनकी शिक्षा नहीं हो पाती पूरी। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि जैसे डिजिटल संसाधनों से विद्यार्थियों ने
कहीं से भी सीखने की सुविधा प्राप्त की है, ठीक है ना। यानी अब क्या कर सकते हैं, घर बैठे हम कहीं देश या विदेश की शिक्षाओं को भी क्या कर सकते हैं, आसानी से अर्जित कर सकते हैं। कठिन और जटिल कार्य कम समय में आसानी से पूरे किए जा सकते हैं, ठीक है। तो हम जो भी मुश्किल काम है, जटिल काम है, उनको हम क्या कर सकते हैं, इनकी मदद से आसानी से कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से विद्यार्थी दूर दराज के क्षेत्रों में भी से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनके प्रायोगिक और प्रोजेक्ट कार्य में मदद मिलती है, ठीक है ना। यानी पहले क्या होता था भाई, विद्यार्थी जो सबसे बड़ी समस्या होती थी कि उनको कोई भी काम करना है तो दूर दराज क्षेत्रों में जाना पड़ता था, अपने असाइनमेंट वगैरह बनाने पड़ते थे, उसको समझ में नहीं आते थे, ठीक है ना। लेकिन आप लोग क्या कर लेते हो, अब बहुत आसानी से इन सब चीज़ों को इंटरनेट के द्वारा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट में भी क्या होते हैं, काफ़ी मदद करते हैं। तो काफ़ी सही है, ये स्टूडेंट्स के लिए कह सकते हैं एक वरदान की तरह काम करता है। ये विद्यार्थियों को दुनिया भर के अनुसंधानों की जानकारी देता है, जिससे उच्च शिक्षा में नए अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, देश दुनिया में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। लोग उच्च शिक्षाओं को भी क्या करते हैं, यहाँ से ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप भी देख रहे होंगे तो ये भी एक साधन है, इंटरनेट के द्वारा आप जो वीडियो देख रहे हैं, तो कह सकते हैं कि भाई विद्यार्थियों के लिए तो क्या है, ये एक तरह से वरदान ही है। नकारात्मक पक्ष देखिए, हर चीज का एक नकारात्मक और सकारात्मक पहलू होता है। अगर इसका कुछ सकारात्मक पहलू है, वरदान है, तो इसमें कुछ कमियां भी हैं, ठीक है। तो कमियां क्या कह सकते हैं हम, इसका यदि इसका गलत और अनावश्यक रूप से अधिक उपयोग किया जाए तो ये अभिशाप भी बन सकता है, ठीक है ना। अगर टेक्नोलॉजी का हम गलत यूज करेंगे तो ये क्या कर सकता है, अभिशाप भी, इसके नेगेटिव पॉइंट भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्थ विज्ञान के पर्यावरणीय संबंधी किन्हीं 8 पहलुओं का वर्णन कीजिए। यानी स्वस्थ विज्ञान से के जो पर्यावरण से संबंध है, उनके 8 पहलुओं के बारे में बताना है। तो समझते हैं। सबसे पहले खाद्य स्वच्छता, ठीक है ना। स्वस्थ देखो, स्वस्थ विज्ञान में अगर पर्यावरण को स्वस्थ रखेंगे तभी क्या हो सकता है, कोई भी व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। और खाद्य स्वच्छता सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप खाने पीने का अगर स्वच्छ खाने पीने का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो पर्यावरण को भी संतुष्ट रखेगा और व्यक्ति को भी क्या रखता है, वो तंदुरुस्त रखता है, ठीक है। पानी की आपूर्ति भी पर्यावरण से जुड़ी हुई है। इसका भी जो है, अगर वो सही से मिल रहा है इंसान को, तभी क्या है, इंसान स्वस्थ रहेगा। अगर पानी अच्छा नहीं आता तो उससे भी बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। मानव मल मूत्र का निपटान अगर प्राकृतिक रूप से इसका ना किया जाए तो ये भी क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। जीवाणु नियंत्रण बहुत जरूरी है, जैसे मच्छर एवं मक्खियों का प्रबंधन बहुत जरूरी होता है, नहीं तो मलेरिया, टाइफाइड, बहुत ऐसी बीमारियां फैलाती हैं। स्वच्छता का अभ्यास बहुत जरूरी है, ठीक है ना। हमें स्वच्छता का अभ्यास हमेशा करते रहना चाहिए, भाई कहाँ पे क्या कमियां, कैसे कमियां, इन सब चीजों को हमें देखना जरूरी हो जाता है। आवास की स्थिति, यानी आवास अच्छी जगह पर बनाने चाहिए, ठीक है, जहाँ पे गंदगी वगैरह ना हो, ठीक है ना, कचरा निपटान की सुविधा वगैरह हो, तो ये सब जरूरी चीजें हैं, ठीक है ना। तो कूड़ा कचरा प्रबंधन जरूरी है। टॉक्सिक पदार्थों का निपटान, ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण पर्यावरण से संबंधित पहलू है, ताकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सारी चीजें बहुत जरूरी हो जाती है ना। अपशिष्ट तरल पदार्थ एवं सीवेज का निपटान, क्योंकि ये सारी क्या, ये सारी चीजें गंदगियां ही तो फैलाती है। अगर कूड़ा कचरे का ढंग से प्रबंधन नहीं होगा तो हमारे आसपास क्या करेंगे, मच्छर फैलाएंगे, ठीक है ना, बीमारियां फैलाएंगे, ठीक है ना। कुछ कूड़ा कचरा क्या करेगा, गंदगी फैलाएगा, गंदगी तो होती है, और गंदगी क्या करती है, बीमारियां लेके आती है। अपशिष्ट तरल पदार्थ एवं सीवेज का नियंत्रण, अगर हमारे यहाँ चारों तरफ पानी फैला दिया जाए, ठीक है, एक सूखा कूड़ा हो गया और एक हो गया तरल पदार्थ के रूप में जो कूड़ा होता है, जो गलता है, सड़ता है, ठीक है ना, इससे क्या होता है, वो मच्छर पनपते हैं, जिससे डेंगू वगैरह की समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो पर्यावरण संबंधी बहुत सारी जो बीमारियां हैं, ठीक है ना, वो स्वास्थ्य विज्ञान के लिए बहुत जरूरी है, इनको समझना बहुत जरूरी है। तभी जो व्यक्ति है वो क्या हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है। तो पर्यावरण संबंधी जो समस्याएं हैं, उनका निपटारा भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य सरलीकरण किसे कहते हैं, कार्य पद्धतियों में किस प्रकार परिवर्तन करके कार्य सरलीकरण किया जा सकता है। तो कार्य सरलीकरण का मतलब है काम को आसान बनाना। तो कार्य सरलीकरण का मतलब है कार्य को व्यवस्थित ढंग से करना, ताकि कम समय और कम ऊर्जा में हो सके, ठीक है। तो सरलीकरण का मतलब है काम को क्या करना, कम समय में करना और कम ऊर्जा भी लगे। कार्य पद्धतियों में बदलाव से सरलीकरण के कुछ तरीके, यानी हम कार्य पद्धतियों को बदलकर कुछ सरलीकरण कर सकते हैं। जैसे शारीरिक गतिविधियों में बदलाव लेकर आए, हाथ और शरीर की गतियों को आसान और प्रभावी बनाना, ठीक है, यानी हमें काम करते रहना चाहिए ताकि हमारे कार्य जो शरीर है वो काम करने का आदी हो। संसाधनों और उपकरणों में बदलाव करना, कार्यों में उपयोग होने वाले संसाधनों को बेहतर तरीके से संगठित करना, नए और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करना, ठीक है, ये जरूरी है। उत्पादन प्रक्रिया में सुधार, उत्पादन के नए और कुशल तरीकों को अपनाना चाहिए, नई तकनीक और उत्पादों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये तीनों, अगर ये चीज हम कर लें, कार्य का सरलीकरण हो जाएगा ना। अगर हम शारीरिक गतिविधियों में बदलाव ले आए, नए तरीके से काम करना सीखें, ठीक है, हाथ और शरीर को हम क्या करें, नई गति दें, ठीक है, व्यायाम वगैरह करेंगे, तो क्या होगा, जो हमारे कार्य करने की क्षमता होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी।
संसाधन और उपकरणों में बदलाव लाएंगे तो इससे भी क्या होगा, हमें फायदा होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, ऊर्जा अगर हम ऊर्जा जो ज़्यादा लग रही है पुराने उपकरणों में, नए उपकरण लेंगे, नए तकनीक लेकर आएंगे तो नए काम अच्छे से कर पाएंगे। उत्पादन प्रक्रिया में सुधार होगा, ठीक है, अगर नए कुशल तरीके से अच्छे तौर से काम करेंगे तो जो उत्पादन होगा वो भी क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तकनीकों में परिवर्तन लाएंगे, यानी जो पुरानी मशीनें जो नहीं कर पा रही हैं, अगर हम नई मशीनें लेकर आते हैं तो उससे क्या होगा, और ज़्यादा काम आसान होगा और उत्पादन क्या होगा, और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो कार्य को सरलीकरण के कुछ तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छे स्वास्थ्य व पोषण के लिए किस प्रकार की स्वच्छ आदतों को रोजमर्रा के जीवन में अपनाया जाना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या करना चाहिए हमें, अच्छे स्वास्थ्य और पोषण के लिए कुछ उपाय हैं, कुछ आदतें हैं जो हमें अपनानी चाहिए। जैसे पर्यावरण को स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है, घर, कार्यस्थल और आसपास की जगहों को साफ रखना, कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में डालना, चाहे घर हो, स्कूल हो या बाजार हो। सेकंड, सामाजिक स्वच्छता जरूरी है, खुले में शौच ना करना, इधर उधर ना थूकना, घर और स्कूलों में मच्छर और कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव करना, घर में ताजी हवा और रोशनी की उचित व्यवस्था करना, ठीक है। तो ये क्या है, सामाजिक स्वच्छता हो जाती है। नेक्स्ट, निजी स्वच्छता भी जरूरी है, ठीक है, रोज नहाना और शरीर को साफ रखना, स्वच्छ और साफ सुथरे कपड़े पहनना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, खान पान की स्वच्छता भी जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए, भोजन करने से पहले और बाद में हाथ धोना, संतुलित भोजन का सेवन करना, जंक फूड से बचना, फल और सब्जियों को धोकर खाना, साफ पानी पीना, ठीक है। तो ये सारी जो, अगर आपको एक स्वस्थ जीवन जीना है, अच्छा स्वास्थ्य रखना है, तो पोषण के साथ साथ जो है आपकी जो आदतें हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, सामाजिक स्वच्छता भी आपका लक्ष्य होना चाहिए, निजी स्वच्छता भी जरूरी है और खान पान की स्वच्छता भी जरूरी है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के परिधान की किन्हीं 4 आवश्यकताओं की चर्चा कीजिए, ठीक है। तो बच्चों के परिधान की कौन सी 4 आवश्यकताएं होती हैं, देखिए। बच्चों के लिए कपड़े जो होने चाहिए, आराम और सुविधाजनक होने चाहिए, यानी एक्रोलिक, सूती एवं नायलॉन मिश्रित वस्त्र शारीरिक गतिविधियों के दौरान अधिक लचीले और आरामदायक होते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, एक्रोलिक और सूती और नायलॉन को जो है कपड़े बच्चों को पहनाने चाहिए। सुरक्षा, बहुत ढीले या लटके हुए कपड़े उलझने और गिरने का कारण बन सकते हैं, इसलिए परिधान फिटिंग वाले और सुरक्षित होने चाहिए, ठीक है। स्वसाध्यता, परिधान ऐसे होने चाहिए कि बच्चे खुद आसानी से पहने और उतार सकें, जिससे वे स्वतंत्र महसूस कर सकें। बुद्धि के लिए गुंजाइश, बच्चों की शारीरिक बुद्धि को ध्यान में रखते हुए कपड़ों में आगे लंबा करने की गुंजाइश होनी चाहिए ताकि वे जल्दी छोटे ना पड़े, ठीक है। तो ये कुछ जरूरी चीजें हैं, जब बच्चों को कपड़े दिए जाते हैं तो उनके लिए कुछ आवश्यक चीजें हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो वृद्धि क्या होती है, वृद्धि को मापा जा सकता है, ठीक है। विकास को मापा नहीं जा सकता, केवल अवलोकन द्वारा समझा जा सकता है, ठीक है। यानी किसी की हाइट 3 फीट से 4 फीट हो गई, वृद्धि हुई है, समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति जो था वो आज 10,000 रुपये कमाता था, अब 1,00,000 रुपये कमा रहा है, ठीक है। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, अवलोकन ही कर सकते हैं ना, ठीक है, माप तो नहीं सकते भाई। वृद्धि केवल शारीरिक आयामों से जुड़ी होती है, जिसे कद और वजन हो गया। वहीं विकास बहुमुखी और बहुआयामी हो सकता है, यानी उसकी बुद्धि का विकास हो जाए, ठीक है, या हो सकता है भाई वो उसने नई तकनीक सीख ली हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो क्या होती हैं वो बहुमुखी विकास होती है, किसी एक चीज में नहीं होता। वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है, यानी संख्या में मापी जाती है। विकास मात्रात्मक नहीं होता, गुणात्मक होता है, ठीक है ना। उससे गुण में परिवर्तन आएगा, कोई नई तकनीक सीख ली और उसने विकास कर लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो गुणात्मकता में आती हैं, ठीक है, मात्रात्मक नहीं होती है, गुणात्मक होती है। तो ये अंतर है, ठीक है। मिड डे मील योजना को आरंभ करने के किन्हीं 5 उद्देश्यों को समझाइए, ठीक है। तो मिड डे मील की जो योजना है उनको देखते हैं क्या है। मिड डे मील की योजना के प्रमुख उद्देश्य, प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की प्रवेश संख्या में वृद्धि करना, ठीक है। देखो मिड डे मील पोषक तत्व जरूरी होता है उन बच्चों के लिए जो पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के जो बच्चे होते हैं उनको मिड डे मील दिया जाता है, ठीक है, ताकि उनको जो पोषण की कमी है वो पोषण की कमी को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। तो ये योजना जो है वो सरकार द्वारा लागू की गई थी भाई। पहले जो आपके बच्चे हैं छोटी क्लास से 8वीं क्लास तक के, उनको क्या किया जाए, प्राथमिक स्कूलों में क्या किया जाए, 8वीं तक जो है वो मुफ्त भोजन दिया जाए ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, स्कूलों में आए। प्राथमिक स्तर पर अव्यय को रोककर बालकों और बालिकाओं को स्कूल में बनाए रखना, ठीक है, ताकि बच्चे जो हैं कम से कम स्कूल में आए, उन्हें पोषक तत्व भी मिले। छात्रों को नियमित उपस्थिति में वृद्धि करना, ठीक है। तो इससे क्या होता है, देखो बच्चे क्या होते हैं, अगर अच्छा भोजन और पौष्टिक आहार मिलता है तो बच्चे क्या होते हैं,
स्कूल में जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक उपस्थिति में वृद्धि करना था। छात्रों को पौष्टिक भोजन देकर स्वास्थ्य का लाभ प्रदान करना, तो एक जरूरी चीज ये भी थी कि बच्चों को क्या हो भाई, उनको स्वास्थ्य लाभ मिल सके, ठीक है। जो दैनिक जीवन के प्रोटीन संबंधित समस्याएं उनको हल किया जा सके। भोजन के माध्यम से समानता और भाईचारे की भावना विकसित करना एवं जातिवाद, जाति भेद जो समाप्त करना, यानी स्कूल में जो बच्चे जाते हैं वो क्या करते हैं, सारे एक साथ बैठकर मिलकर खाते हैं, ठीक है ना, एक साथ लाइन में। तो इससे क्या बनती है, समानता बढ़ती है, भाईचारा बढ़ता है, ठीक है ना। और जातिवाद जो था वो क्या होता है, वो समाप्त होता है, ठीक है। तो इससे क्या बनता है, समाज को भी जो होता है वो एक अच्छी समाज को एक अच्छी पहल मिलती है, ठीक है ना। और बच्चे क्या होते हैं, बचपन से ही सामाजिक जो उनकी भाईचारे की भावना होती है वो क्या होती है, विकसित होती है, ठीक है। तो एक अच्छी पहल थी जिससे क्या दोनों फायदा था, शारीरिक और सामाजिक दोनों फायदे थे इसके अंदर, ठीक है, देखे जा सकते हैं। ड्राई क्लीनिंग क्या है, किस प्रकार के वस्त्रों के लिए ड्राई क्लीनिंग की सिफारिश की जाती है। ड्राई क्लीनिंग जल रहित शुष्क तरीके से वस्त्रों की सफाई करने की प्रक्रिया को ड्राई क्लीनिंग कहा जाता है, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, पानी का यूज नहीं किया जाता। ड्राई क्लीनिंग की सिफारिश किन वस्त्रों के लिए की जाती है, कुछ ऐसे वस्त्र होते हैं ना जो खराब हो जाएंगे, तो इसलिए क्या होता है, उनको पानी की जरूरत नहीं, बिना पानी के ही क्या किया जाता है, उनको साफ किया जाता है, ठीक है। क्यों, नाजुक महंगे और मुलायम वस्त्रों के लिए, जैसे रेशम, ऊनी, रेयान हो गए, नाजुक और महंगे वस्त्रों की ड्राई क्लीनिंग की जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये महंगे वस्त्र होते हैं और उनके ये खराब भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या किया जाता है, ड्राई क्लीनिंग किया जाता है। घरेलू धुलाई से नुकसान होने वाले वस्त्रों के लिए, घर पर धोने से इन पर सिलवटें पड़ जाती हैं, रंग फीका हो जाता है, जिससे कपड़े पुराने लगने लगते हैं, ठीक है। महंगे कपड़े होते हैं, अगर आपने घर में उसे धो दिया तो क्या होगा, उस पर सिलवटें पड़ जाएंगी या उसका कलर उड़ जाएगा, तो इसलिए उसे क्या करना चाहिए, ड्राई क्लीनिंग के लिए देना चाहिए, ठीक है। विशेष विलायक सॉल्वेंट से साफ करने योग्य वस्त्रों के लिए ड्राई क्लीनिंग में वाष्पशील विलायक सॉल्वेंट का उपयोग किया जाता है, जिससे रेसे नहीं फूलते, बिना किसी नुकसान के वस्त्रों की सफाई की जाती है, ठीक है। इसलिए कुछ वस्त्र जो होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं, उनको हम पानी में भिगोकर या उनको हम ज़्यादा मेहनत से साफ करेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे। तो इसलिए ड्राई क्लीनिंग अच्छा तरीका होता है जिससे वस्त्रों को क्या सुरक्षित भी रखा जा सकता है, साफ भी किया जा सकता है, और वो होते हैं लंबे समय तक भी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार के लिए बजट बनाना क्यों जरूरी है, समझाइए, इसके लाभ भी लिखिए, ठीक है। समझते हैं इसको। बजट क्या होता है, पहले बजट बनाना या प्रबंधन की प्रक्रिया का पहला चरण होता है, यानी जब हम कोई भी काम करने जाते हैं तो हमारे पास जितने संसाधन होते हैं उन संसाधनों को यूज करने के लिए, कि भाई जितना हमारे पास संसाधन है उससे हम कोई काम कर सकें, इसलिए क्या होता है, बजट बनाना जरूरी होता है। और इसकी सफलता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है, यथार्थवादी एवं लचीला होना, ठीक है। यानी कि हम जब बजट बनाते हैं तो हमें हर चीज का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं भाई हमारे पास जितने पैसे हैं, ये संसाधन है, हम उसी में तो सामान को लेंगे, तो हम अगर हमें लगता है भाई कोई सामान ज्यादा का है और उतना यूजेबल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। जिसके लिए तैयार किया जाए उसके लिए उपयोगी होना चाहिए, ठीक है। और जिसके लिए तैयार कर रहे हैं उसके लिए क्या होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि भाई हम संसाधन के चलते कुछ ऐसी चीजें ले लें जो उपयोग में ही ना आए, सस्ती थी इसलिए ना ले लें। नियंत्रण एवं मूल्यांकन के चरण की गुणवत्ता होनी चाहिए, यानी नियंत्रण एवं मूल्यांकन होना चाहिए, भाई देखना चाहिए हर चरण में कि कहीं भाई हम जो है सामान ऐसा तो नहीं ले रहे हैं जो हमारे काम का ना हो, तो ये भी जरूरी होता है। पारिवारिक बजट अगर बनाना है तो बजट एक महीने या वर्ष के लिए परिवार की आय और व्यय का ब्यौरा देता है। अगर परिवार के लिए बजट बना रहे हैं तो भाई या तो जब महीने में एक बार घर पे पापा को सैलरी मिलती है तो उसके लिए बनाया जाता है, ठीक है, या साल में अगर कोई ऐसी चीज लेनी है तो उसके लिए बनाया जाता है। इससे आय के विभिन्न स्रोतों और खर्च के मुख्य मार्ग जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, मनोरंजन, यात्रा, शिक्षा, स्वास्थ्य, औषधि और बचत का उल्लेख किया जाता है, ठीक है। जितनी इनकम होती है तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, जो भी पैसा आता है उसको अलग अलग चीजों में बांटना पड़ता है ना, तो इसलिए बजट बनाना जरूरी होता है भाई, कि खर्चा जो है वो सही से हो सके, ठीक है ना, फजूल खर्ची ना हो, जो काम की जरूरतों की चीजें हैं उन पर पहले खर्च किया जाए। बजट के लाभ क्या होते हैं, तो देखिए, परिवार अपनी आय के सही उपयोग की समीक्षा कर सकता है बजट के द्वारा। उसे पता रहता है भाई कि हमारे पास इतना पैसा, इतने संसाधन है, तो हमें क्या क्या चीजें खरीदनी है और क्या चीज हमारे लिए उपयोगी है, ठीक है, उसकी समीक्षा कर सकता है। विभिन्न मदों में आवश्यक राशि का सही निर्धारण किया जा सकता है, यानी जो जरूरी चीजें हैं उनमें राशि का क्या हो, सही निर्धारण किया जा सके। महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या देखिए, हमारे पास अगर संसाधन है और हमारे पास क्या है, बजट बना हुआ है कि हमें कहाँ पैसा लगाना है, तो हमारे पास लक्ष्य प्राप्त करना जो होता है वो आसान हो जाता है, क्योंकि पहले से हमें चीजें पता होती हैं कि भाई कहाँ पे कितना खर्च होगा। परिवार के सदस्यों को विचलित होने की संभावना कम होती है, ठीक है, यानी हम एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करते जिससे हमें बाद में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीमारियों से बचने के लिए हमें अपने आहार में क्या क्या परिवर्तन करना चाहिए। तो देखिए, बीमारियों से बचने के लिए हमें अपने आहार में निम्नलिखित परिवर्तन करने चाहिए। सबसे पहले स्वास्थ्य
कर आदतें अपनाना, यानी हमें स्वास्थ्य भरी आदतें अपनाना चाहिए, बचपन से ही स्वास्थ्य आदतों को अपनाना चाहिए, गंदी चीजें जो हम गंदी आदतें उनको छोड़ देना चाहिए। नाश्ते को प्राथमिकता देना, सुबह का नाश्ता जरूर करना चाहिए। जड़ वाली सब्जियों का नियमित या नियंत्रित सेवन करना चाहिए, जैसे आलू, शकरकंद, अरबी आदि सीमित मात्रा में उपयोग करें, क्योंकि इसमें अधिक कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। फिर साबुत अनाज का सेवन भी जरूरी है, जैसे गेहूं हो गया, जौ, बाजरा, ज्वार, बिना पॉलिश के चावल आदि का अधिक सेवन करें। साबुत और छिलके वाली दालों का उपयोग करें, इनमें अधिक फाइबर और पोषक तत्व होते हैं। फल और सब्जियों का भोजन का मुख्य भाग बनाना चाहिए, यानी फल और सब्जी बहुत जरूरी होती हैं। विभिन्न रंगों और प्रकार की सब्जियां, फल रोज आहार में शामिल करे जाने चाहिए। आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, दिन भर हाइड्रेट रहना बहुत आवश्यक होता है। ऊर्जा सेवन और संतुलन बहुत जरूरी है। ठीक है ना। नियमित रूप से व्यायाम और शारीरिक गतिविधि करना जरूरी होता है। ठीक है। अगर बीमारियों से बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन इन चीजों को नियमित रूप से अपने दैनिक प्रक्रिया में शामिल करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? तो बॉडी मास इंडेक्स जो है वो व्यक्ति के वजन और ऊंचाई के आधार पर निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति का वजन उसकी ऊंचाई के अनुसार सही है या नहीं है। ठीक है। तो इसमें क्या देखा जाता है भाई, कि एक व्यक्ति है, उसकी जितनी ऊंचाई है, क्या उसकी ऊंचाई के आधार पर उसका वजन सही है, तो उसे क्या कहा जाता है, BMI इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसको आप कैसे नाप सकते हैं, इसको नापने का सूत्र होता है शरीर का जितना भार है किलोग्राम में और जितनी ऊंचाई है मीटर में, उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो आपका ये निकल के आ जाता है। ठीक है। तो ये सूचकांक बताने में मदद करता है कि व्यक्ति अंडरवेटेड, सामान्य वजन, ओवरवेटेड या मोटापे की श्रेणी में में तो नहीं आता है। ठीक है। तो इससे हम पता कर सकते हैं भाई कि उसका सामान्य वजन है, ओवरवेट तो नहीं है, मोटापा तो नहीं है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। स्वास्थ्य और स्वच्छता में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना। स्वास्थ्य और स्वच्छता में अंतर क्या होता है? स्वास्थ्य क्या होता है? स्वास्थ्य हमारी शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक खुशहाली को दर्शाता है। यानी एक व्यक्ति स्वस्थ है तो वो क्या होगा, बिल्कुल तंदुरुस्त होगा, मानसिक रूप से अच्छा होगा, खुश रहेगा। ठीक है। उसका शरीर भी अच्छे से बिहेव करेगा। स्वच्छता हमारे अंदर वह गुण पैदा करती है जिससे हम शारीरिक क्रियाएं करने में सामर्थ होते हैं। तो स्वच्छता क्या होती है भाई, हमारे अंदर ये गुण होता है। ठीक है। कि हमें वातावरण आसपास सब कुछ क्या रखना है, साफ सुथरा रखना है, ताकि जो देखने में सब चीजें क्या हो, अच्छी लगे। ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य जो क्या दर्शाता है, ये हमारी मानसिक एवं सामाजिक खुशहाली दर्शाता है। कि देखने से पता लगता है भाई व्यक्ति स्वस्थ है। ठीक है। अगर बीमार व्यक्ति होगा तो वो क्या होगा, मानसिक रूप से भी अच्छा नहीं होगा, शारीरिक रूप से भी अच्छा नहीं होगा, और हमेशा क्या दिखेगा आपको, परेशान दिखेगा। ठीक है। वहीं स्वच्छता जो होती है वो गुण के अंदर होती है, कि भाई हमारे गुण है कि हमें स्वच्छ रहना, तभी हम सारी चीज जरूरतें जो हैं वो हमारी पूरी हो सकती हैं, नहीं तो बीमारियां वगैरह आ जाएंगी। स्वास्थ्य में अच्छी तरह उम्र बढ़ना, लंबी उम्र, जीवन की गुणवत्ता और रोगों से मुक्ति शामिल होती है। ठीक है ना। तो स्वस्थ व्यक्ति तो क्या होगा भाई, उम्र बढ़ना, लंबी उम्र, यानी अगर उम्र जो होगी उसकी बढ़ भी रहेगी फिर भी वो स्वस्थ दिखेगा, लंबी उम्र तक जीवन जिएगा, जीवन की गुणवत्ता उसकी बहुत अच्छी होगी, रोग मुक्त रहेगा। स्वच्छता में लचीलेपन, ताकत, शक्ति, समन्वय, गति और संतुलन जो होता है वो शामिल होता है। ठीक है ना। तो ये हमारी जो होती है फिटनेस के अंदर आती है। ठीक है ना। तो ये हमारी फिटनेस हो गई। ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, बुनाई की 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बुनाई की 4 प्रमुख विशेषताएं, सूत्रों को समकोण पर अंतर्ग्रथित होना, यानी बुनाई में 2 प्रकार के सूत्र होते हैं, यौर्न को एक दूसरे के समकोण यानी 90 पर अंतर्ग्रहित किया जाता है। ठीक है। फिर इसे इंटरलूप तकनीक भी कहते हैं, जो कपड़ों की मजबूती बढ़ाती है। ठीक है। तो इसे क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अंतर्ग्रहित करना पड़ता है ताकि इसकी मजबूती जो है वो बनी रहे और कपड़ा जो हो वो मजबूत हो। ठीक है। दूसरा ताना सूत्र, वार्मयन, यानी ताना वे सूत्र होते हैं जो कपड़े की लंबाई को निर्धारित करते हैं। ये सूत्र और मजबूत होते हैं ताकि कपड़े को उचित आकार दिया जाता है। वैसे ये क्वेश्चन हमने पहले कर लिया है, फिर भी देख लेते हैं एक बार और। बाना सूत्र, बाना वे सूत्र होते हैं जो ताने के साथ मिलकर कपड़े को पूरा नियंत्रण करते हैं। इन्हें फिलिंग यौन भी कहा जाता है क्योंकि ये कपड़े की चौड़ाई बढ़ाते हैं। ग्रेन, बने हुए कपड़ों में सूत की दिशा को ग्रेन कहा जाता है, ये कपड़े की मजबूती और लचीलेपन को प्रभावित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था तूफान व तनाव की अवस्था है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में 4 कारण दीजिए। यानी किशोर अवस्था जो होती है वो तूफान और तनाव की अवस्था होती है। कैसे? तो देखिए किशोर अवस्था जो है
ये सही बात है, तूफान और तनाव की आवश्यकता होती है क्योंकि किशोर अवस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक बदलाव तेजी से होता है, जिससे तूफान और तनाव की अवस्था कहा जा सकता है। क्योंकि बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो उसके शारीरिक बदलाव देखने के लिए मिलते हैं, उसकी मानसिक स्थिति में भी बदलाव आता है, ठीक है ना। वो समाज में जब जाता है तो समाज में भी उसे कई बदलावों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, उसके अंदर या तो नई ऊर्जा भर सकता है, या क्या कर सकता है, उसके अंदर समाज में अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए तनाव भी उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तनाव के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? शरीर और लैंगिक बदलाव, हार्मोनल परिवर्तन, लड़कियों में मासिक धर्म, लड़कों में आवाज का भारीपन, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये थोड़ी कमियां दिखाता है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये चीजें उन सब के साथ पहली बार हो रही होती है और उनको ये सब चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो ये क्या होती है, उनके तनाव का कारण बन जाती हैं। करियर और भविष्य की चिंता, शिक्षा, करियर और व्यक्तिगत जीवन से जुड़े फैसलों का दबाव पड़ता है। यानी जैसे जैसे बच्चा किशोर अवस्था में आता है, ठीक है ना, तो उसे अपनी भविष्य के लिए सोचना पड़ता है, करियर के लिए सोचना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे तनाव की स्थिति, क्योंकि वो भविष्य को लेकर चिंतित हो जाता है, क्योंकि बाहरी दबाव भी बहुत ज्यादा पड़ता है, सामाजिक दबाव भी पड़ता है उसके ऊपर। मूड स्विंग, अचानक खुशी, उदासी या चिड़चिड़ापन हो जाता है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, समय के हिसाब से जैसे जैसे बदलाव आता है, उसे कुछ चीजें बहुत अच्छी भी लगती हैं, लेकिन कई बार वो डिप्रेशन में आ जाता है, तो वो चिड़चिड़ापन भी दिखाई देता है, उदासी भी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उसको उतनी समझ नहीं होती कि इन सब चीजों से हम कैसे हैंडल करें, ठीक है। तो इसलिए मूड जो होता है उनका कभी जल्दी ही क्या होता है, वो परिवर्तित हो जाता है। माता पिता और मित्रों का दबाव, अपेक्षाएं, प्रतिस्पर्धा और सामाजिक स्वीकृति की चिंता होती है, ठीक है ना। तो उनके घर वालों को उनसे कुछ अपेक्षाएं होती हैं, ठीक है ना। और वो जब समाज में जाते हैं तो उन्हें क्या देखना पड़ता है भाई, प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। और समाज में एक अपनी प्रतिष्ठा भी बनाने के लिए वो चिंतित होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, उनके तनाव के कारण बन जाते हैं। सामाजिक और भावनात्मक बदलाव, स्वतंत्रता की चाह और सामाजिक पारिवारिक विपेक्षाओं के बीच द्वंद्व होता है। यानी जब बच्चा बड़ा होता है तो वो सोचता है कि भाई अब मैं बड़ा हो गया, मुझे हर चीज की समझ है, मुझ पर बाहरी दबाव ना पड़े, जो पारिवारिक दबाव पड़ते हैं कि भाई तुम्हें ये करना है, ऐसे करना है, ठीक है ना। तो वो क्या सोचता है कि भाई अब मैं समझदार हो गया हूँ, तो इन सब चीजों का मेरे को समझ है, तो परिवार को इन सब चीजों को मेरे पर थोपना नहीं चाहिए। तो इससे क्या होता है, पारिवारिक उपेक्षाओं के बीच क्या होता है, द्वंद्व होता है। यानी परिवार सोचता है कि भाई बच्चे को इस रास्ते पे ले जाएं, और बच्चा सोचता है नहीं, मैं खुद स्वतंत्र रहना चाहता हूं, मैं मुझे खुद समझ है मुझे क्या करना है। तो ये भी जो होता है, इसके कारण भी क्या होता है, परिवार में और बच्चे में क्या होता है, तनाव का कारण जो होता है बनता है, ठीक है ना। तो इससे भी तनाव उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोषक तत्वों की आवश्यकता से अधिक या कम होना दोनों स्थितियां व्यक्ति के लिए कुपोषण की समस्या उत्पन्न करती हैं, और भारत में हम दोनों समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो भारत के अंदर दोनों चीजें देखने को मिल रही है। सबसे पहले कि भाई भारत के अंदर क्या है, पोषक तत्व, ज्यादातर लोग जो है वो पोषक तत्वों को नहीं ले पाते हैं, ठीक है ना। कुपोषण की भी समस्याएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर कुपोषण होता क्या है। कुपोषण, जब किसी व्यक्ति को जरूरत से कम या ज्यादा पोषण मिलता है तो उसे कुपोषण कहा जाता है, ठीक है। अगर कम मिल रहा है तो भी वो कुपोषित है, अगर वो ज्यादा मिल रहा है तो भी क्या है, वो ज्यादा पोषित है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक समस्या है। इससे क्या हो जाता है कि भाई मनुष्य का जो शरीर होता है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो भारत में पोषण संबंधी समस्याओं के कोई 3 प्रमुख कारण समझते हैं, कौन कौन से हैं। तो कुपोषण के कारण क्या है, गरीबी सबसे बड़े कारण है, पर्याप्त भोजन ना मिलना। गरीब व्यक्ति है, वो 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बड़ी बात है। तो पर्याप्त उसको क्या है, जो आहार, संतुलित आहार कहाँ उसको मिल पाता है। खाद्य पदार्थों की कमी, जरूरी पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है क्योंकि वो हर चीजों को नहीं ले सकता। अज्ञानता है, सही खान पान की जानकारी ना होना, यानी लोगों को सही खान पान की जानकारी नहीं होती भाई, कि कितना प्रोटीन, विटामिन और क्या क्या चीजें लेनी चाहिए, ठीक है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही, खान पान पर ध्यान नहीं देना। ज्यादातर युवा क्या करते हैं भाई, खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो लापरवाही से भी क्या होती है, समस्याएं होती हैं। बेरोजगारी, आय ना होने से पौष्टिक भोजन का ना मिल पाना। तो बेरोजगारी है इसलिए भी भाई लोग क्या करते हैं, सिर्फ खाने, पेट भरने के लिए खाना खाते हैं, ठीक है ना। पौष्टिक आहार के लिए थोड़ा ना भोजन करते हैं। पैकेटेज और फास्ट फूड का बदलता चलन, जंक फूड से पोषण की कमी हो रही है। आजकल के बच्चे जंक फूड ज्यादा खाते हैं, लेकिन उसके अंदर पोषक तत्व नहीं होता। तो पोषक तत्व नहीं होगा तो क्या होगा, बीमारियां बनती हैं, ठीक है। तो एक समस्या है। व्यस्त जीवन शैली, सही समय पर भोजन ना कर पाना। हाँ, आजकल ये भी एक बड़ी समस्या है कि लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, उनके पास क्या होता है, इतना समय नहीं होता वो खाना खा पाए, ठीक है। तनाव वगैरह भी कारण होता है जिसकी वजह से वो लोग क्या होते हैं, इतने व्यस्त होते हैं कि वो खाने पे भी ध्यान नहीं दे पाते, ठीक है। तो ये कुछ समस्याएं हैं पोषक संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों का संग्रहण अथवा भंडारण करते समय अपनाई जाने वाली सावधानियां बताइए। तो देखिए, वस्त्रों का संग्रहण और भंडारण करते समय हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो वस्त्रों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए भंडारण करते समय जो सावधानियां अपनाई जाती हैं, उनमें सबसे पहला है सही तरीके से सुखाना। कपड़ों को पूरी तरह सुखाकर ही स्टोर करें। ब्रश करना, धूल और गंदगी हटाने के लिए ब्रश करें। ड्राई क्लीन कराना, कपड़ों को साफ और कीटाणु मुक्त रखने के लिए।
दाग धब्बे हटाना, कपड़ों पर लगे दाग धोकर साफ करें, मरम्मत कराना, फटे या टूटे हुए हिस्सों की सिलाई कर लें, जेबें बाहर उल्टी करना, अंदर छिपी हुई चीजें निकालने के लिए, प्रेस करना, सिलवटों से बचाना और स्टोरेज के लिए, कीट नियंत्रण के उपाय, कीटों से बचाने के लिए नीम की पत्तियां या मॉथ बॉल्स आती हैं, इनको रखना ताकि कपड़े जो हो सके वो सुरक्षित रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तनाव क्या है, तनाव के प्रबंधन के लिए कोई 8 तरीके लिखिए। तो तनाव क्या होता है, जब किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक या सामाजिक जीवन पर दबाव पड़ता है तो उसे तनाव कहते हैं। यानी जब वो शारीरिक या मानसिक या सामाजिक रूप से परेशान हो जाता है तो वो एक ऐसी स्थिति बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, तनाव कहते हैं। तनाव कम करने के तरीके क्या हैं? सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, हमेशा अच्छे विचार रखें, रचनात्मक कार्य करें, अपने पसंदीदा काम है उसमें व्यस्त रहें, व्यायाम और योग करें, शरीर को स्वस्थ रखें, ध्यान लगाना मन को शांत करने का तरीका होता है, प्रसन्नता यानी खुश रहने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, दैनिक जीवन में बदलाव लाएं, नई आदतें अपनाएं, संगीत, पसंदीदा गाने सुने, पढ़ने की आदत डालें, अच्छी किताबें पढ़ें, ना कहना सीखें, जब जरूरत हो तो मना करना सीखें। ठीक है ना, ये भी एक जरूरी चीज है। ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, तनाव से उबर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य क्या है, नियमित व्यायाम करने से किशोरों पर कोई 4 मानसिक व शारीरिक विकास के सकारात्मक प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो स्वास्थ्य क्या होता है, जब कोई व्यक्ति, ठीक है, शारीरिक रूप से क्या है वो तंदुरुस्त है और निरोगी होता है तो उसे क्या कहेंगे, हम स्वस्थ कहेंगे। व्यायाम के शारीरिक विकास प्रभाव, अगर हम व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर पे इसका काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसे हड्डियां मजबूत बनती हैं, ठीक है ना, शारीरिक ढांचा मजबूत होता है, अशक्तता का डर खत्म हो जाता है, शरीर ज्यादा सक्षम बनता है, फुर्ती और चुस्ती आती है, ऊर्जा और सक्रियता बढ़ती है, लचक में सुधार होता है, शरीर अधिक लचीला होता है, मोटापा जो होता है वो कम होता है, वजन जो है वो संतुलित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है बच्चे की लालन पालन की प्रक्रिया में माता पिता का क्या योगदान होता है। ठीक है, जो बच्चे को जब पाला जाता है तो उसमें माँ बाप की क्या भूमिका होती है। तो माता पिता ही बच्चे का लालन पालन करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, जिससे उसका व्यक्तिगत पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी परवरिश का जो होता है बच्चे के बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है जब वो बच्चा बड़ा होता है। तो अच्छी शिक्षा अगर माँ बाप देते हैं तो बच्चा क्या होता है, अच्छी शिक्षा के साथ बड़ा होता है। माता पिता की परवरिश बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, यानी इससे क्या होता है, उसकी वृद्धि, ठीक है ना, और वृद्धि भी होती है और विकास भी होती है। ठीक है ना, यानी मानसिक और शारीरिक दोनों जो होता है उसका विकास देखने को मिलता है यहाँ पे, क्योंकि वे अपने माता पिता के व्यवहार का अनुसरण करता है। ठीक है, तो जैसे माता पिता व्यवहार करते हैं बच्चा भी वैसे ही अनुसरण करते हुए बड़ा होता है। तो इसलिए बच्चों को उसके व्यवहार को अच्छा रखना चाहिए। यानी क्या करना चाहिए, बच्चे माता पिता से कौशल, व्यवहार, मान्यताएं, धारणाएं, नैतिक मूल्य सीखते हैं, जिसे प्रेरणात्मक, अनुशासनात्मक और दृष्टिकोण कहा जाता है। यानी इसमें क्या होता है, बच्चे बचपन में ही अच्छी चीजें अगर सीखना शुरू कर देंगे तो जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो उसके अंदर क्या आएगा, अनुशासन आएगा। ठीक है ना, उसका दृष्टिकोण अच्छा होगा, अच्छे बदलावों के साथ वो बड़ा होगा और एक अच्छा समाज में जो नागरिक वो बन पाएगा। कुछ माता पिता बिना कारण बताए बच्चे पर रोक टोक लगाते हैं, धमकाते हैं या दंड देते हैं, जिससे उनका नकारात्मक विकास होता है। इसे विवर्तनात्मक अनुसरणात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। यानी बच्चे पर जबरदस्ती के प्रतिबंध लगाना, ठीक है, उनको मारना पीटना या कोई भी काम करने से उनको रोकना। ठीक है, तो ये सब यानी जरूरी, यानी जो हम प्रताड़ना देते हैं यानी दंड देते हैं, पीटते हैं, ठीक है, या धमकाते हैं, तो उससे उसके जो उसकी मानसिक प्रक्रिया होती है उस पर गलत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना, वो गलत नकारात्मक सोच लेकर क्या होता है, वो विकास करता है। ठीक है, जिससे उसका विकास जो होता है वो ढंग से हो नहीं पाता, वो अनुशासन में नहीं रह पाता। ठीक है, तो इसलिए बच्चा क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो बेकार होता जाता है और उसका जो विकास होता है वो भी सही से नहीं हो पाता। वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, कमजोर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसलिए माता पिता को हमेशा बच्चे के लालन पोषण में क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह हमारा ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन था वो पूरा हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।